नमस्कार दारियल शो देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। मिडिल ईस्ट से एक बार फिर बारूद के ढेर पर खड़ा दिखाई दे रहा है। अमेरिका, ईरान, इसराइल और अब ओमान को लेकर जिस तरह के बयान और सैन्य गतिविधियां सामने आ रही हैं, उसने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर किसी एक देश का नियंत्रण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ट्रंप ने ओमान को भी चेतावनी देते हुए बेहद आक्रामक बयान दिया, जिससे वैश्विक राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। दूसरी तरफ ईरान लगातार अमेरिका पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की गतिविधियां, ड्रोन हमले, एयरबेस पर जवाबी कार्रवाई और अमेरिकी प्रतिबंधों ने हालात को और ज्यादा विस्फोटक बना दिया है। इसराइल भी दक्षिणी लेबनान में बड़े सैन्य ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है, जबकि हिजबुल्लाह और हमास को लेकर तनाव लगातार बढ़ रहा है। तेल की कीमतों में उछाल, एशियाई बाजारों में गिरावट और समुद्री व्यापार पर खतरे ने दुनिया की अर्थव्यवस्था को भी चिंता में डाल दिया है। सवाल ये है कि क्या यह तनाव किसी बड़े युद्ध में बदल सकता है या फिर कूटनीति आखिरी समय में हालात संभाल लेगी। तो चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान हमारे जुड़ चुके हैं और उनसे हम इन बातों के लिए चर्चा करेंगे। एडवोकेट सुहेल काजमी है हमारे साथ, सीनियर जर्नलिस्ट। तो धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। और मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह है हमारे साथ, डिफेंस एक्सपर्ट। सर धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। सर जय हिंद। सर जय हिंद। जय हिंद सर। शुरुआत में एडवोकेट सुहेल काजमी सर से करूंगा। सर, किस तरह देख रहे हैं आप चेतावनी ट्रंप की? साफ तौर पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, साफ कहा है ट्रंप ने, चाहे कुछ भी हो मैं मिटा दूंगा अगर बातें सही नहीं रही, अगर समझौता सही तरीके से नहीं हुआ। और उसके बाद जिस तरह से अब बंदर अब्बास में अमेरिकी हमला हुआ है, उसकी ईरान ने भी निंदा की है। तो जब हमले भी हो रहे हैं, हर चीज चल भी रही है दूसरे खाने में, तो ये स्थायी हल निकलने की कोई गुंजाइश दिखती भी है सर? सर, पहले तो आपको गुड आफ्टरनून और मेरे भाई को गुड आफ्टरनून और ईद मुबारक, क्योंकि वहाँ ईद है आज जहाँ मेरे भाई बैठे हैं। दूसरा ये है कि सर देखिए, हाँ, अच्छा इंसान जो है पूरी दुनिया में, पूरे बड़े सगीर में हमेशा दुआ करता है कि कहीं भी कन्फ्लिक्ट ना हो, क्योंकि जंगें कभी भी किसी मसाइल के हल नहीं होते हैं। हमेशा हल टेबलों पे होते हैं। जहाँ हमने बड़ी बड़ी जंगें देखी, हिस्ट्री पढ़ी है, जंगें 5 साल चली, 10 साल चली, 15 साल चली, मरी इंसानियत। कहीं भी जंग हुई, कोई जीता या हारा, तो हमेशा इंसान मरता है और इंसान की भरपाई करना बहुत मुश्किल होता है, नामुमकिन सी बात होती है। दुआ यही है कि ये जल्दी से जल्दी, ईद है, ईद पे भी हम दुआएं कर रहे हैं, पूरी दुनिया दुआ कर रही है कि भैया ये जंग जो है खत्म हो और पूरी दुनिया अमन अमान से आगे चले। लेकिन ट्रंप जो है एक पागल सा इंसान जो है, हिस्ट्री को बनाने में तुला हुआ है। और देखिए, जो ताकतवर मुल्क होता है और जो उसका रहबर होता है ताकतवर, उसकी ज्यादा जिम्मेवारी बनती है कि चीजें ज्यादा खराबी की तरफ ना बढ़े, और अमेरिका की ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि ईरान तो इतना बड़ा मुल्क नहीं है, ना ईरान इतना ताकतवर मुल्क है। लेकिन ईरान के जज्बात जो हैं, ईरान की जो अपनी एसेंस है, अपनी रिलीजियस एसेंस है, वो बहुत खूबसूरत है। अब ईरान और इसराइल की जंग नहीं रही है, अब ये ईरान और अमेरिका की जंग नहीं है, अब ये एक जियो पोलिटिकल नरेशन को बदलने की बातें हो रही हैं। और जियो पोलिटिकल नरेशन में ग्रेटर इसराइल बनता है या नहीं बनता मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ये है कि अगर ये जंग बढ़ती है, ये कुछ और चीजें आगे की तरफ बढ़ती है, पेशरफ्त होती है, तो पूरी दुनिया जो है वो जियो पॉलिटिक्स को बदलने में अपना अपना रोल प्ले करेगी। और वो अमेरिका के लिए बहुत खतरनाक होगा, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो है, मैक्सिमम कंट्री जो है, छोटी है या बड़ी है, वो ट्रंप और उसकी नीतियों के खिलाफ है। इवन दो के अमेरिकन जो है वो भी सड़कों पे मुजाहरा करते हैं। अभी इलेक्शन आने वाली है, आपने देखेंगे कि टीआरपी तो उसकी घट गई है, जो उसकी अपनी टीआरपी थी, लेकिन यह कि इलेक्शंस में भी वो सेटबैक उसको जरूर मिलेगा, जो पूरी दुनिया देखना चाहती है और अमेरिकन भी देखना चाहते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ताकतवर जो मुल्क होता है और ताकतवर बादशाह जो होता है, उसकी ज्यादा जिम्मेवारी इसलिए होती है कि अगर उसने अपनी साख को कायम धायम रखना है, तो बीच के रास्ते निकालने की जरूरत है। हर बात ईरान मानेगा और थोपी हुई बातों को ईरान मानेगा, ये मुमकिन नहीं है। ईरान आज अकेला नहीं है, जब जंग बढ़ेगी तो बहुत से लोग जो है, जो बिल्कुल सुपर पावर्स है, वो भी उसके साथ आएंगे और अपनी अपनी रंजिशें जो है, जो दुनिया को तंग किया हुआ है ट्रंप ने, वो निकालने की कोशिश करेंगे। अब मुस्लिम ममालिक जो है वो भी मेरे भाई मानेंगे कि वो भी अब सोचने पे मजबूर हो गए, क्योंकि उनके हुक्मरानों की भी साख ढीली हो गई है, जब ईरान ने 8 यूएस बेसिस पे हमला किया था। तो कहने का मतलब यह है कि जनाब, जो ट्रंप सोचता है वैसा नहीं होगा। जो होगा वो नए अंदाज में होगा और नया होगा, बिल्कुल नुकसान होगा, तबाही होगी। लेकिन अगर ट्रंप ने ठान ली है वो तबाही देखनी है,
तो मुझे लगता है फिर उसको कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन अल्टीमेटली मैक्सिमम नुकसान जो है, जहां तक पावर कॉरिडोर्स की शिफ्टिंग होगी, पावर कॉरिडोर्स बदलेंगे, कौन न्यूक्लियर पावर रहेगा कौन नहीं रहेगा, ये अगर जंग बढ़ती है वो तय करेगी कि आगे की पॉलिटिकल रिलेशन दुनिया में क्या होगी। ठीक है सर, मैं करता हूँ दोबारा आपका, मैं करूंगा डॉक्टर मोहम्मद अली शाह का। सर, क्या ट्रंप के बयान से खाड़ी क्षेत्र में कूटनीतिक संकट बढ़ सकता है, और हॉर्मुज स्ट्रेट पर बढ़ता तनाव वैश्विक व्यापार को अब आने वाले समय में और कितना खतरे में डालेगा? साहिल भाई, बहुत ही इंटेलिजेंट सवाल पूछा है आपने। और मैं पूरी तरीके से काजी साहब से सहमत हूं। उन्होंने बहुत ही अच्छा बयान दिया है कि जंग में किसी का फायदा नहीं होता है, आम जनता मरती है। जंग के आखिर में जो पॉलिटिशियंस जो हैं, जो सदर जो हैं, जो राजनेता हैं, वो हाथ मिलाते हैं। और एक माँ इंतजार करती है अपने बेटे का, बाप इंतजार करता है अपने बेटे का, बहन इंतजार करती है अपने भाई का। लेकिन जो पॉलिटिशियंस हैं वो हाथ मिलाते हैं, तो फायदा किसी का कुछ होने वाला नहीं है, केवल तबाही मचने वाली है केवल। अब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने सबसे बड़ी गलती क्या करी कि 28 फरवरी को उसने पूरे ईरान की लीडरशिप को खत्म कर दिया। उनके सुप्रीमो, डिफेंस मिनिस्टर, आईआरजीसी चीफ, जितने भी डिसीजन मेकर्स हैं, अमेरिका ने बहुत बड़ी गलती करी। अमेरिका फंस चुका है। इसराइल अमेरिका को लेकर आया। अरे मधुमक्खी का छत्ता है, दो दोस्त पत्थर मारते हैं, एक दोस्त मारता है वो भाग जाता है, दूसरे दोस्त ने वो फंस गया, मधुमक्खियां आके उसको काट ली। तो यही कहानी है यहाँ पर। और इससे अब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक गलती कर चुके हैं। अब वो क्या करें, आगे जाएं या पीछे जाएं, एस्केलेट करेंगे? उन्हें अभी जो बंदर अब्बास पे जो हमले करे हैं, अभी हाल ही में 3 जगहों पे ऐसे बड़े हमले हुए हैं, ईरान ने फिर हमले वापस किए। कुवैत के अंदर जो अमेरिकी बेसेस हैं, मिलिट्री बेसेस हैं, उस पर हमला किया। कुवैत ने भी अपने एयर डिफेंस सिस्टम के थ्रू, कुवैत ने उनको रोका बिना डिस्क्लोज करे कहां से लोकेशन क्या है, कहां से अटैक हो रहे हैं, कहां से वो रुके जा रहे हैं। और जो इजरायली मिलिट्री है, इजरायली मिलिट्री ने एक फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट ऑर्डर्स, क्योंकि पूरी जो पॉपुलेशन है जो सदर्न लेबनान के अंदर खास तौर से, उनको धमकी देते हुए, थ्रेटन करते हुए, ताकि वो निकल जाएं नॉर्थ ऑफ जहारी रिवर, जो कि तकरीबन 40 किलोमीटर यानी कि 25 माइल इसराइल के बॉर्डर से पड़ता है। वहां के जितने भी इलाके हैं जो साउथ ऑफ द रिवर को, वो नाउ अभी कॉम्बैट जोन बन चुके हैं। तो यानी कि तहस नहस बहुत जबरदस्त तरीके से वहां पे फैल रही है। जो एड एजेंसीज हैं, उन्होंने चेतावनी दी है कि एब्सोल्यूट कैटास्ट्रोफ, यानी कि बहुत गंदे हालात वहां पे होने वाले हैं, खासतौर से सदर्न लेबनान में। और क्योंकि इसराइल वहां पर और इंटेंसिफाई करेगा अपने ग्राउंड इन्वेजन को, ग्राउंड अटैक्स को। और जो वॉशिंगटन और तेहरान के ने जो इशू किए हैं कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स, अमेरिका ने अपना स्टेटमेंट दिया है, ईरान ने अपना स्टेटमेंट दिया है नेगोशिएशंस के लिए। और जो कि ताकि उससे अमेरिका, इसराइल, ईरान जो युद्ध है, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में, मैं बोलूंगा कि मैं जो वो रुक जाए, क्योंकि नेतृत्व तो प्रेसिडेंट ट्रंप कर रहे हैं ना। प्रेसिडेंट ट्रंप ने अफरा तफरी मचा रखी है पूरी दुनिया में, तहस नहस कर रखी है। इतना झूठ बोला कि अगर मैं सत्ता में आ गया तो जितने भी जंगें हैं सब रुकवा दूंगा, चाहे यूक्रेन रूस की जंग हो, कुछ भी हो। अरे जंगें तो बढ़ा दी इन्होंने। प्रेसिडेंट ट्रंप का ये कहना है कि जब मैं राष्ट्रपति नहीं बना था तो इतनी खुशहाल जिंदगी जी रहा था, सब कुछ अच्छा था, अमन चैन थी। अरे जी। भैया, आप नहीं, दुनिया खुशहाल थी, दुनिया में अमन चैन था आपके राष्ट्रपति बनने से पहले। और डोनाल्ड ट्रंप साहब की माताश्री ने खुद बोला है, अगर बेटा, पहले कहा था बहुत पहले, कि अगर मेरा बेटा राजनीति में आ गया तो दुनिया में तबाही मच जाएगी। और ये बात सच निकल रही है। इतने एक नंबर के अव्वल दर्जे के छठे झूठे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब। मैं, माफ कीजिएगा, मैं कुछ ऐसे नहीं कह रहा, मगर ये डेटा है पूरा मेरे पास कि 1964 में उनके क्रिकेट मैच, एक बेसबॉल मैच हुआ था उनके स्कूल में, उनको मैन ऑफ मैच घोषित किया गया था, ऐसा उनका कहना है। लोकल मीडिया में भी छपी थी ये खबर। अरे भाई, ऐसा ट्रिक्स्टर, उनके क्लासमेट ने कंफर्म किया सालों बाद कि ऐसा मैच तो कभी हुआ ही नहीं। जब ऐसा मैच हुआ ही नहीं तो मैन ऑफ मैच कैसे बनेंगे वो?
1996 में इवांडर हॉलीफील्ड और माइक टायसन बहुत बड़े बॉक्सिंग स्टार थे, उन्होंने $1 मिलियन खर्च किया, ऐसा उनका बयान है। कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। ठीक है, 2009 में ने ट्रम्प गोल्फ को एक्वायर किया, जहां पर अमेरिकन सैनिक की खून की नदियां बही थी, वहां पे एक लेक है। झूठ। तो मतलब डोनाल्ड ट्रम्प साहब की जो आदत है झूठ बोलने की, अभी क्या जरूरत थी? अभी ईरान जवाबी कार्रवाई करेगा, ईरान घुटने नहीं टेकेगा इनके आगे। इन्होंने बंदर अब्बास पे जो हमले करे हैं, बंदर अब्बास की उसकी रिटेलिएशन में ईरान ने भी किया। और अमेरिका ने एक बात तो साफ कर दी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अगर आप कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो अच्छा नहीं होएगा, हम उसकी जवाबी कार्रवाई करेंगे। क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की अगर सही बात देखें तो किसी का नहीं है वैसे, ईरान और मजबूत हो रहा है। जी। ईरान ईरान ने कब्जा जमा दिया। तो डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने जो अफरा तफरी मचा रखी है पूरी दुनिया में, साहिल भाई, मैं तो उम्मीद कर रहा हूं कि बस ये किसी तरीके से ये परेशानी हल हो बस। ठीक है सर, मैं जी। करता रुका मैं करूंगा एडवोकेट सोहेल काजमी सर का। अच्छा सर, अब मदरसा की बात करते हैं, तो क्या मदरसा की भूमिका जो है वो सही तरीके से निभाई जा रही है? क्या वो पाकिस्तान या क्या या चीन, क्योंकि हाल ही में दौरा भी रहा चीन का, ट्रम्प साहब का, तो क्या उसका कोई इम्पैक्ट जो है वो नजर आ रहा है? क्या जो ईरान है वाकई में अपना जो न्यूक्लियर कि जो उसके एनरिचमेंट प्लांट्स हैं, उसमें जो न्यूक्लियर उसका एनरिच हुआ हुआ है, हाईली एनरिच हुआ हुआ है, क्या वो देने को तैयार होगा? मुझे नहीं लगता है कि वो यूरेनियम जो है वो वापस देगा। दूसरी बात यह है कि ईरान ने जंग नहीं की है, ईरान पे जंग थोपी गई है। जब चीज चल रही थी, जिसकी तरफ मेरे भाई ने इशारा किया 28 फरवरी को, तो बहुत सी चीजों की सहमति ईरान ने बनाई हुई थी, और जो बातचीत पॉजिटिव वे में आगे बढ़ रही थी और नियरली वो खत्म होने के कगार पे थी, और इसराइल ने अटैक कर दिया, विच इंडिकेट्स कि उन्होंने बैक स्टैप किया है। एक बात। दूसरी बात है, मीडिएशन करवाने के लिए वो पाकिस्तान को बीच में रखता है, जिसको पूरी दुनिया टेररिस्ट नेशन का किताब देने को तैयार है। और जब वहां इस्लामाबाद में 2 बार ये मीडिएशन के कॉन्फ्रेंस होती है, तो पानी तक अमेरिका जो है उस डेलीगेशन में पानी, खाना, अपने सैंडविच वो तक एक जहाज में वो लेके जाते हैं, कि वो ट्रस्ट नहीं करते हैं जो मीडिएशन करवा रहा है, जिसको पाकिस्तान बोलते हैं। और बोलता बहुत कुछ है कि आसिम मुनीर बड़ा खूबसूरत आदमी है, शहबाज शरीफ बड़ा अच्छा आदमी है, लेकिन जो हम विजुअल्स देखे और जो जहाजों में हमने वो उनके अपना दामाद भेज दिया, दामाद जो अभी बच्चा है जिसको पता ही नहीं सियासी सूझबूझ नहीं, उसको भेज दिया बात करने के लिए। तो कहने का मतलब है कि सीरियसनेस वहां भी अमेरिका की नहीं थी, डिक्टेटरशिप थी। दूसरा, जब चाइना के प्रीमियर से वो मिलेंगे और वो जो हाई पावर डेलीगेशन वहां गई, वहां भी जो विजुअल्स हमने देखे, वो भी ये दर्शाता है कि ना अमेरिका ट्रस्ट करता है चाइना पे, ना चाइना ट्रस्ट करता है। इनफैक्ट पूरी दुनिया ही अब ट्रंप पे ट्रस्ट नहीं करती है, क्योंकि वो सुबह कुछ कहता है, दोपहर को कुछ मुकर जाता है, और शाम को एक नई रणनीति लेके आता है। तो आपने देखा कि जब चाइना से वो डेलीगेशन वापस आई, उस जहाज के साथ जितने भी गिफ्ट्स उस डेलीगेशन को मिले थे, वो डस्टबिन के डब्बों में डाल के उसको आग लगा दी गई। ये अमेरिकन डेलीगेशन ने किया जब वो वापस अमेरिका में लैंड किए। तो कहने का मतलब है, ताकतवर मुल्क, अच्छा मुल्क जैसे रशिया है, अगर वो मीडिएट करे और सारे पक्षों को लेके और सर्व सहमति बनाए कि जनाब ये बातें मानने वाली हैं ईरान की, ये बातें अमेरिका की मानने वाली नहीं है, तो बीच का रास्ता जो है वो अगर कोई अच्छा मीडिएटर हो, तो वो माहौल को जो है ठंडा कर सकता है। लेकिन अभी तक वो ऐसी को पेशरफ देखने को मिली नहीं है। जहां भी ट्रंप बात करता है, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता है। वो कहता है व्यापार करना है तो मेरे थ्रू करना है, अगर मैं प्रोडक्शन में नहीं हूँ, मेरा मुल्क उस चीजों की प्रोडक्शन में नहीं है, तो मैं बीच में दलाल बनूंगा, मेरे थ्रू आप खरीदेंगे, चाहे वो तेल हो, चाहे कुछ आर्म्स हो, चाहे म्यूनिशन हो, जो भी चीज हो। सिर्फ फायदा जो है, या तो वो एक बिजनेस टाइकून है, या तो बिजनेस टाइकून की तरह आपकी अपनी भूमिका निभाता, या वो सदर ना बनता। अब वो एक ऐसे मुल्क का सदर है जो पूरी दुनिया को लीड करने की करता रहा है और आज भी कर रहा है। तो उसके लिए उस लीड करने के जो जो मैनरिज्म होते हैं, जो तरीकाकार होते हैं पूरी दुनिया को जोड़ के रखने के, या जो यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशंस हैं या बाकी चीजें हैं, उनको भी मद्देनजर रखना बहुत जरूरी होता है। आप हर वक्त हर मुल्क को कभी बोलता है कि मोदी जो है बहुत अच्छा है, और शाम को बोलता है मैं इसका पॉलिटिकल कैरियर भी खा सकता हूँ, उधर बोलता है मैंने सीज फायर करवा दिया। प्रेसिडेंट ट्रंप जो है एक ही चीज को 22 बार ट्वीट करता है, किसी किसी छोटी छोटी चीजों को। तो ये दर्शाता है कि इधर ही इज ए फ्रस्ट्रेटेड पर्सन, और ही हैज बीन इल एडवाइज्ड बाय द पेंटागन पीपल और द व्हाइट हाउस पीपल। आई डोंट नो प्रॉब्लम कहाँ है,
लेकिन ये है कि चीजें सामान्य तौर पे चले, उसमें अच्छे मीडिएटर जैसे कि रशिया, मैंने कहा चाइना भी मीडिएट कर सकता है, और अगर नहीं करते हैं तो दुखी रशिया भी है, दुखी चाइना भी है, दुखी जर्मनी भी है, दुखी पूरी दुनिया में 90% लोग जो है ट्रंप और उसकी पॉलिसी से दुखी हैं। तो ये अगर बढ़ती है चीजें तो ठीक है, जमीन का, बिल्डिंगों का, इंसानियत का खून तो होगा, ईरान में भी होगा, लेकिन ओवरऑल जो डैमेज होगा, जो जियो पॉलिटिक्स में ये बन के बैठे हुए ठेकेदार जो मुल्क, उनको भी नुकसान होगा, और एक नई पॉलिटिकल नरेशन जो है जियो पॉलिटिक्स में शुरू हो जाएगी, जिसकी शुरुआत होना शुरू हो चुकी है। देखिए, अब कल ही मैंने एक नेशनल चैनल पे डिबेट कर रहा था कि पहली बार 6,000 पैलेस्टीनियन जो है वो हज पे गए हैं, नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है, या इस तरह की ह्यूमन राइट वायलेशंस इसराइल कर रहा है, कि जो दर्शाता है कि दिन उसके भी अच्छे नहीं है। क्योंकि हम बिलीव करते हैं, हिंदुस्तान की संस्कृति भी बिलीव करती है कि हम खुदा को, भगवान को मानने वाले लोग हैं, और वेन एवर वी प्ले विद द नेचर, नेचर रिबाउंड्स बैक। और वो रिबाउंडिंग जो है, वो जो यहूदियों को सुप्रीमेसी देने का एक इसके दिमाग में कंसेप्ट है, और इस्लाम को खत्म करने का कंसेप्ट जो ट्रंप के दिमाग में है, वो नामुमकिन सी बात है, क्योंकि जज्बातों से जो है कौमें बनती है, और जज्बातों से कौमों को फैलाव होता है। तो ये आप देखिए कि वो जिस तरह से चाह रहा है उस तरह से होगा नहीं। अल्टीमेटली जंग में हारे जीत जो भी हो, एक जो पूरा मुस्लिम ममालिक है, पूरा मुस्लिम उम्मा है, वो कहीं ना कहीं बैठ के सर्वसहमति से अल्टीमेटली, पहले ईरान को तंग, इराक को तंग किया, अब ईरान को किया, अल्टीमेटली जो इमर्ज होगा वो ईरान ही होगा, जो दुनिया के पर्सपेक्ट से हम देख रहे हैं, या मेरे भाई भी इस पे एग्री करेंगे, वो भी देख रहे हैं। तो इसका बीच का रास्ता अमेरिका को ही निकालना है, और अच्छे ढंग से निकालना है, नीयत साफ करके निकालना है। ये यहूदी और इस्लाम के बीच में डिवाइड डालता रहेगा तो तबाही अपनी होगी और किसी की नहीं होगी। सर ठीक है सर, मैं करता हूँ दोबारा, मैं करूँगा मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह सर का। सर एक चीज और आपसे समझेंगे कि क्या लगता है आने वाले समय के अंदर अमेरिका दोबारा से अटैक कर सकता है? क्या कुछ ऐसे जगह हैं जिनको अमेरिका अभी भी चाहता है कि उसको ध्वस्त किया जाए? कुछ रिपोर्ट सामने आई थी सर, एक उनका इलेक्ट्रिसिटी प्लांट था जो कि जहां से कि ईरान को 40% से ज्यादा बिजली सप्लाई होती है, शायद वो भी कहीं ना कहीं वो टारगेट पे होगा। एक और बात सामने आई थी, एक पाइपलाइन थी जो कि उनकी सिंचाई के लिए बहुत काम आती है, उनके वहां पर खाद्य पदार्थ जो है उनके लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो पाइपलाइन, क्योंकि पानी का जरिया वही है, शायद वो भी कहीं ना कहीं टारगेट पे हो। कुछ ऐसी रिपोर्ट सामने आई थी, एक आधी और जगह थी सर। क्या लगता है आपको कि ये चीजें जो है ये मुमकिन है? अगर इस तरह से हुई तो ये कितना एक्सप्लोरेट हो जाएगा सर आने वाले समय के अंदर? बहुत ही पर्टिनेंट सवाल है आपका साहिल भाई। देखिए, बहुत से एनालिस्ट ये उम्मीद लगा के बैठे थे कि अमेरिका ईरान पे हमला नहीं करेगा, क्योंकि अमेरिका जानता है ऐसा खामियाजा अमेरिका को भुगतना पड़ेगा, और क्या खामियाजा होगा वो भी जानता है। ईरान तो चुप बैठने वालों में से नहीं है, ईरान चुप बैठेगा, ईरान पलटवार करेगा, और जबरदस्त पलटवार करेगा इसके लिए। मगर बंदर अब्बास पे हमला कर दिया अमेरिका ने। आप शांति वार्ता की बात करते हैं, इसीलिए ही तो ईरान को बिल्कुल भरोसा नहीं होता अमेरिका पे। 4 फरवरी इस साल अमेरिका इसराइल अमेरिका और ईरान की बातें हो रही थी, एक शायद पीस ब्रोकर होने वाली थी। हालांकि अमेरिका ने पोजीशन किए थे, यूएसएस इब्राहिम लिंकन, तो यूएसएस जेराल्ड, तो कई उनके क्या उनके शिप कैरियर्स वहां पे स्टेशन थे गल्फ ओमान में। क्या अमेरिका हमला करेगा? एक महीने से ये आस लगाए बैठे थे, लेकिन फाइनली अमेरिका ने हमला कर दिया। अभी भी देखें, बंदर अब्बास पे अमेरिका ने हमला कर दिया। क्या अमेरिका हमला करेगा? कुछ कहा नहीं जा सकता इसके ऊपर साहिल जी, लेकिन हाँ, अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप साहब को जानते हुए वो कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए ही तो देखिए, स्पेन जो है, अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ स्पेन का। स्पेन के फॉरेन मिनिस्टर हैं जोस मैनुअल एल्बरस, और एक ईयू की फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हो रही है साइप्रस के अंदर। तो ईयू में फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग साइप्रस में होने से पहले स्पेन के फॉरेन मिनिस्टर जोस मैनुअल एल्बरस ने कहा था, अभी बोला है, बयान दिया है कि जिस तरीके से इजराइल को एक हक है अपने मुल्क बनाने का, वैसे ही और राष्ट्रों को भी है, चाहे लेबनान हो चाहे फलस्तीन हो। तो आगे तो ये अनएक्सेप्टेबल है, जैसे कि इजराइल सदर्न लेबनान में खासतौर से उनको घोषित किया एक वॉर जोन, डिस्टर्ब टेरिटरी, एक कैटास्ट्रोफी वहां पे आने वाली है।
और वहां के लोग खाली करें वो इलाका, ये अनएक्सेप्टेबल है। वो जाएंगे कहां पर? तो बेसिकली अमेरिका जिस तरीके से अभी हमले करेगा, जाहिर सी बात है कि इसराइल भी उन हमलों से प्रभावित होगा, और दोनों इंटरडिपेंडेंट रहेंगे, इसराइल भी और अमेरिका भी। और जो हमले केवल ईरान ही नहीं, लेबनान, अभी आपको याद होगा कि पिछले साल 17 सितंबर को लेबनान के अंदर बहुत जबरदस्त तरीके से एक साइबर अटैक हुआ था। साइबर अटैक से हम क्या समझते हैं कि सर्वर हैक हो गया, डाउन हो गया, आप खोल नहीं पा रहे सर्वर को, पासवर्ड चुरा लिया, ये वो, ठीक है। यहां पर फिजिकल कैजुअलिटी हुई। यहां पर लेबनान के अंदर हिजबुल्ला के पेजरों में से आंखें फूट गई, उंगलियां कट गई, हाथ कट गए, ठीक है। तो ये बहुत ही घातक साइबर अटैक किया था इसराइल ने लेबनान के ऊपर। जी। वो इनके बीच में तनातनी चढ़ती रहेगी। जब इस्लामाबाद टॉक्स हुए थे, जब पीस टॉक्स हुए थे, शांति वार्ता की बात हुई थी पाकिस्तान के अंदर, सीज फायर टॉक्स वन, तब इसराइल एक मेजर स्टेक होल्डर है। इसराइल को नहीं दावत दी थी पाकिस्तान ने, क्योंकि पाकिस्तान मानता ही नहीं है उनको, और शायद जाते भी नहीं, वो अलग बात रही। तब इसराइल ने एक हमला कर दिया लेबनान के अंदर, एक मैसेज संदेश देने के लिए कि भाई आप शांति वार्ता की बात करते हैं, हमें कोई परवाह नहीं है, हम तो हमला करेंगे। और बाद में, वो तो बहुत बाद में, वॉशिंगटन के अंदर इसराइल और लेबनान के बीच में समझौता हुआ, तो बाद में बातों से बात निकल कर आई। लेकिन जो हमले हो रहे हैं वो भीषण हो रहे हैं, वो गंभीर हो रहे हैं। अमेरिका हो सकता है कि ईरान के ऊपर दोबारा हमला कर दे, मगर फिर उसको तैयार रहना चाहिए अपने खामियाजा भुगतने के लिए। ईरान तो चुप नहीं बैठेगा। ईरान जिस तरीके का पलटवार करेगा अमेरिका के ऊपर, वो अभी भी देखिए कुवैत के अंदर कैसे, कुवैत के अंदर जो मिलिट्री बेस है, कैसे ईरान ने हमले किए वहां पे। जी। तो वैसे ही ईरान हमला करेगा अगर अमेरिका ने हमला किया तो। ठीक है। काजमी सर, यूरोपीय संघ जो है इस संकट में क्या कोई भूमिका निभा सकता है अहम? और चीन और रूस इस संकट के अंदर क्या खुल के साथ में आएंगे, ईरान के साथ खड़े होंगे? बिल्कुल सर, आने वाला जो वक्त है वो यही इंडिकेट करता है कि जैसे हमने पहले आपसे बात की कि जब ये युद्ध बढ़ेगा, पहले तो दुआ करें ना बढ़े, लेकिन अगर बढ़ेगा तो बहुत से समीकरण जो है वो खुल के सामने आएंगे। कौन किसके साथ है, कौन किसके साथ नहीं है, वो आपको पता चल जाएगा, और उसका उसका जो रिजल्ट है वो भी आपको दिख जाएगा। देखिए, जहां तक अली साहब ने बात की पैलेस्तीन की, तो देखिए जो बाइडेन से पहले का दौर देखिए आप, जब अटल जी यहाँ प्राइम मिनिस्टर थे, तो 2 स्टेट थ्योरी पे पैलेस्तीन को देखा जाता था, और पैलेस्तीन और इसराइल दोनों अपने अपने ढंग से अपनी अपनी जमहूरी निजाम को चलाते थे। और यासिर अरफात का वक्त आपको याद होगा कि किस तरह से भारत की भी उनके साथ दोस्ती रही, और किस तरह से वो भी एक यूएन में परमानेंट मेंबर थे, और वहां भी सदर चुने जाते थे। और अब आप ये सोचते हैं कि जनाब आप पूरी दुनिया को एक एंगल से, एक तरीकाकार से चलाना चाहते हैं, तो वो मुमकिन नहीं है, वो हो नहीं सकता है। उसमें यूनाइटेड नेशंस का या वो संस्थाएं जो पूरी दुनिया को का रखरखाव करती है, उनको आगे आना चाहिए। लेकिन ये है कि वो आपका एक बार आपकी डिक्टेटरशिप जो है, एक बार जब हैवी हो जाती है, या उसका जो वेट है जो हैवी हो जाता है, तो आप सोचते हैं आप दूसरा पत्ता भी मैच जीतूंगा, तीसरा भी मैच जीतूंगा, चौथा भी मैच जीतूंगा, और पूरी दुनिया पे राज करता रहूंगा। जी। अब वो ऐसा हो नहीं रहा है। अब देखिए, लोग जो है, बाहर को तो छोड़ दीजिए, आपका अपना घर, अमेरिका के अपने लोग जो है वो ट्रंप और ट्रंप की पॉलिसीज के खिलाफ है। जैसे इन्होंने कहा कि उनकी मदर ने ऐसी बात की थी, मदर जो अपनी माँ की प्रेडिक्शन को बिल्कुल साबित कर रहा है कि बिल्कुल ही इज गोइंग टू बी द वर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ एवर सीन इन द हिस्ट्री ऑफ अमेरिका। इससे पहले भी 2-3 वहां के प्रेसिडेंट हैं जो इम्पीच हो चुके हैं। या तो ये इम्पीच होगा, या तो ये मारा जाएगा, क्योंकि ग्लोबल टेररिज्म है, दुनिया बहुत दुखी है एक दूसरे से, कुछ नीतियों की वजह से, कुछ शक्लों की वजह से भी, कुछ रंगों की वजह से भी। तो सिर्फ ये ईरान और वो चीज नहीं है। हाँ, तो ये कहने का मतलब ये है कि आने वाले दिन जो हैं वो ज्यादा मुश्किल कुना जो है वो अमेरिका के लिए हैं, ट्रंप के लिए हैं। ईरान ने तो सर पे कफन बांधा है, वो तो करबला के मंजर को सुबह से शाम तक हमेशा अपने घर में डिस्कस करते रहते हैं, और वो उसी की राह पे, मौला अली की राह पे चलते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि नुकसान जो भी होगा, तबाही जो भी होगी, वो अमेरिका की होगी, और उसको इसके बीच में से रास्ता कोई निकालना है। स्टेटा हार्मोज ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया हुआ है, और वो अभी अभी सिर्फ वो सोचता है कि ये होगा। अगर खुदा ना खास्ता कहीं केबल नेटवर्किंग है ये चीजों की तरफ थोड़ा सा आगे बढ़े, तो पूरी दुनिया का व्यापार ठप और ठप हो जाएगा, और उससे सबसे बड़ा नुकसान जो है
फिर अमेरिका को होगा, क्योंकि जितना हाईटेक मुल्क वो है, जितना हाईटेक मुल्क वो है, और जितने हाई तरीके से ये डेवलप कंट्रीज आगे जाती हैं, वो सिर्फ बटनों पे चलती हैं, मोबाइल के इशारों पे चलती हैं। हिंदुस्तानी, साउथ एशिया और ईरान और इराक जैसे लोग, मुल्क जो हैं, जो ऑलरेडी रिसेशन में, वो हमेशा मेहनत कुशा लोग हैं, वो कमा के रोटी खाना जानते हैं, वो इतने डिजिटलाइजेशन पे नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि बीच के रास्ते हमवार करने के लिए अमेरिका को ही अपनी रोड मैप में चेंज लानी होगी, और मुझे लगता है वो जरूर इसके बारे में सोचेगा। ठीक है सर। मेरे डॉक्टर मोहम्मद अली शाह सर, ठीक है, हम मानते हैं कि अमेरिका ईरान के में सब कुछ ठीक हो जाएगा, हर चीज सही आ जाएगी, पूरी रोड मैप तैयार करके ये एक पटरी पे सब उतर आएंगे। पर क्या इसराइल जो है इसमें साथ होगा? क्या इसराइल को इस वक्त भी पूछा जा रहा है कि जो बातें चल रही हैं मध्यस्थता की, ये सही ट्रैक पे हैं और ये ऐसी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? क्या इसराइल इन सब चीजों पे सहमत होगा सर? नहीं, इसराइल तो सहमत नहीं होएगा। इसराइल कतई सहमत नहीं होगा, क्योंकि इसराइल की रजामंदी नहीं है, इसराइल को कॉन्फिडेंस नहीं लिया, इसराइल से पूछा नहीं। एट द सेम टाइम, क्योंकि हम इसराइल की बात कर रहे हैं, तो हिजबुल्लाह ने एक बहुत जबरदस्त तरीके का एक रॉकेट बराज लॉन्च किया है इसराइली आर्मी के ऊपर। जो गाड़ियां थी ना, जो पार्क थी टाउन हॉल के पास, जो अल कासर या मारजुदन डिस्ट्रिक्ट है, मारजायुद्दीन डिस्ट्रिक्ट में जो अल कासर, वहां पे बहुत जबरदस्त तरीके से इनके ऊपर बरसे हुए हैं जी। हिजबुल्लाह। उन्होंने एक और लॉन्च किया, एक मिसाइल स्ट्राइक, एक बिल्डिंग जो कि हाउस करी थी, जो सीक्रेट कमांड आर्म्ड व्हीकल्स की, जो कि सिचुएटेड है, रिजर्वायर है वहां पर, टाउन ऑफ जफ्तार अल शारिकिया है वो। हिजबुल्लाह ने उसके ऊपर भी अटैक किया है। और एक अबाबिल अटैक हेलीकॉप्टर जो कि बिलोंग करता है हिजबुल्लाह को, उसने हिट किया है मेरकावा में, मेरकावा टैंक। वो स्टेशन थी नियर टाउन पॉन्ड के वहां पे। और आखिरी में मैं ये बोलूंगा कि ये हिजबुल्लाह ने नुमेरा मैकेनिज्म, जो नुमेरा मैकेनिज्म है, वो कि टाउन ऑफ गंतारा, वो कि अबाबिल अटैक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया है, उन्हें अचीव किया है कंफर्म हिट, यानी कि बहुत जबरदस्त तरीके से मारा है। तो इसराइल इतनी इसराइल के अंदर भी काफी नुकसान हुआ है, लेकिन वो सेंसर्ड है काफी। तो इतना नुकसान होने के बाद इसराइल तो नहीं मानेगा। इसराइल बोलेगा भाई, अगर तो तुम ठाकुर, तुम हमारे एक मारोगे, हम तुम्हारे तीन मारेंगे, है ना, वो डायलॉग नहीं है शोले पिक्चर का? बस वैसे ही इसराइल अब चुप नहीं बैठेगा। और ये, इसका खतरा ये है ना कि अब ये ग्लोबल वॉर की तरफ को जाता हुआ आएगा, जो कि बहुत इसमें खतरे की घंटी बजेगी। अब तक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से जो गर्मी बाकी मुल्क फील कर रहे थे, वो था कि भाई फ्यूल की कमी हो रही है, तेल की कमी हो रही है, गैस की, एलपीजी की, ये वो। अभी क्या है ना कि क्योंकि कमी हर जगह, हर मुल्क महसूस करेगा इसकी, और जिस तरीके से ये आगे बढ़ेगा ये युद्ध, तो उसमें खतरा ये है कि ग्लोबल वॉर होने की संभावना हो सकती है इसमें, साहिल भाई। ठीक है सर, आपने बातें बहुत अहम रखी हैं, दोनों ने, एडवोकेट सुहेल काजमी सर ने भी बहुत अहम बातें रखी हैं, आपने भी, मेरे डॉक्टर मोहम्मद अली शाह सर, बहुत अहम बातें रखी हैं। आपका धन्यवाद हमारे जुड़ने के लिए, और देखते हैं अब आने वाले समय के अंदर क्या कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं। धन्यवाद बहुत बहुत आपका, शुक्रिया समय देने के लिए हमें। और मिडिल ईस्ट में बढ़ता ये तनाव अब सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रह गया है। हॉर्मुज स्ट्रेट, तेल सप्लाई, इसराइल लेबनान संघर्ष और खाड़ी देशों की भूमिका ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। ट्रंप के आक्रामक बयान, ईरान की जवाबी चेतावनियों और लगातार सैन्य गतिविधियां इस संकट को और खतरनाक बना रही हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कूटनीति हालात संभाल पाएगी या फिर दुनिया एक बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रही है। फिलहाल पूरी दुनिया की नजरें मिडिल ईस्ट पर टिकी हुई हैं, जहां हर घंटे हालात बदलते दिखाई दे रहे हैं। द रियल इशू में इतना ही। द अर्थ न्यूज पे खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।